एनपीओ चैप्टर के अंदर, यानी कि क्वेश्चन में रिसीव्ड एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट। तो आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके इजी एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो कि जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो एनपीओ को एक बात बोलती है, जितने भी एनजीओ समझ लीजिए आप हैं, इनको पहली गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई पहले बात तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आपके पास जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, यानी कि इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। ये बात वैसे ऑनलाइन वीडियो में बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के नॉलेज के लिए बोल देता हूं, कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको पता होनी चाहिए कि कई अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन एनपीओ के पार्टनर, एनपीओ के मेंबर क्यों बनते हैं, एनजीओ ज्वाइन क्यों करते हैं, ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो ये अपनी इनकम एनजीओ में डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि एनजीओ की, एनपीओ की इनकम टैक्स फ्री होती है। तो गवर्नमेंट एक बात तो क्लियर बोल देती है कि देखिए साहब, हमें आपके इनकम पे टैक्स नहीं चाहिए, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी हो, हमें उनका जो पैसा कमाया है हमें उस पर टैक्स नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब इनकम टैक्स नहीं चाहिए तो फिर अकाउंटेंसी बीच में क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट सिर्फ ये कहती है कि भाई आप हमें सिर्फ ये बता दो कि आपके पैसे के सोर्सेस क्या है, आप कहां से पैसा रिसीव करते हैं, और हमें ये बता दो कि जो पैसा आपने रिसीव किया आपने उसकी पेमेंट कहां। तो ये सबके लिए मैंडेटरी है कि भाई इतना तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो एनपीओ होते हैं वो चलते हैं डोनेशन से, वो चलते हैं पब्लिक के पैसे से। तो कहीं पब्लिक का पैसा मिसयूज तो नहीं हो रहा, जैसा कि कहते हैं लोग, और हमारे इंडिया में होता भी है कि लोगों ने डोनेशन दे दिया, अब साहब उस डोनेशन के पैसे का कहीं आपने मिसयूज कर लिया। बाद में डोनेशन देने वाले को जब पता चलता है कि यार मैंने क्या सोच के दान दिया था और उन्होंने कहाँ यूटिलाइज कर लिया मेरा पैसा, तो फिर वो गवर्नमेंट को कोसता है, और गवर्नमेंट को लोग गालियां देते हैं कि आपने कैसे कैसे एनपीओ को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि लोग इससे पहले हम पे उंगली उठाएं, लोग हमें कहें कि आप उल्टा रजिस्ट्रेशन देते हो पर इनके पैसे का हिसाब नहीं रखते, तो भाई आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। हाँ, हम इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसकी आप टेंशन छोड़ दो, ताकि आप ये ना सोचो कि गवर्नमेंट पैसे का हिसाब इसलिए मांग रही है कि इनकम टैक्स लगाना है इनको। गवर्नमेंट कहती है हमें कोई लालच नहीं, हमें सिर्फ पब्लिक को एक्सप्लेन करना होता है कि इनके पास देखो ये सोर्सेज थे, यहां से पैसा आया और इन्होंने यहां पर पेमेंट की। चलिए, अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि इनसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल के एंड पे ले लेती है। गवर्नमेंट सभी एनजीओ से पैसा रिसीव और पेमेंट की डिटेल ले लेती है। अब गवर्नमेंट इसकी शक्ल देख के क्या करती है, गवर्नमेंट इसकी शक्ल देख के अकाउंट बनाती है। सॉल्यूशन 12th क्लास के बच्चे के लिए गवर्नमेंट सेकंड बनाती है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहां स्टूडेंट कहता है कि सर जब गवर्नमेंट को टैक्स लेना ही नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बना रही है? तो गवर्नमेंट कहती है हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने इनकम कमाई कितनी, हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ये कन्फर्म है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, पर हम जानना चाहते हैं और हम पब्लिक को भी बताना चाहते हैं कि जिस एनजीओ को आप डोनेशन देते हैं उसकी इतनी इनकम है। चलो कोई बात नहीं, और साथ में गवर्नमेंट कहती है हम इनकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ताकि बैलेंस शीट का मतलब होता है सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। 12th क्लास के बच्चों को अगर आप एनपीओ चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसे एक सीधी बात समझाओ, क्योंकि 12th का बच्चा ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं समझता। तो 12th का बच्चे को सीधा समझाओ कि बेटा इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक 4 मार्क का क्वेश्चन, एक 6 मार्क का। ये चैप्टर 10 नंबर का पूरा है। तुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट, तेरे को सोल्यूशन में बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस। बस तेरा काम खत्म, तेरे 6 नंबर पूरे। अब स्टूडेंट एक बात पूछता है, स्टूडेंट कहता है अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी इनकम साइड और कौन सी एक्सपेंस? तो मैंने कहा बेटा देख, ये वाली जो क्रेडिट साइड होती है ये इनकम होती है,
और ये वाली जो साइड होती है ये एक्सपेंसिव होती है, और एक तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। चलो एक तरह से ये भी ठीक है। सर बैलेंस शीट में एसेट साइड कौन सी होती है और लायबिलिटी? अब ये मेरे कॉमर्स के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है कि एसेट्स क्या और लायबिलिटी क्या, पर स्टूडेंट के दिमाग में फिर भी एक क्वेश्चन आता है। वो कहता है सर मुझे ढंग से बताओ, मुझे करना कैसे है? मैंने कहा देख सीधी बात है, तुझे एक बात समझनी है कि जो पैसा तुझे रिसीव हुआ है, आपको किसी ने पैसे दिए, आपने अपनी जेब में पैसे रख लिए, तो आपको यह डिसाइड करना है कि जो पैसे जेब में रखे हैं क्या वो आपकी इनकम है? यानी कि जो पैसा रिसीव हुआ है या तो वो आपकी इनकम होगा या वो आपकी लायबिलिटी बनेगा, ये पक्की बात है। यानी कि आप स्टूडेंट को यह समझा दो कि बेटा ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि या तो जो पैसा मिला है उसे इनकम मान लो या लायबिलिटी। अब स्टूडेंट कहता है सर आप मेरे पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो, मैं ये आपको कैसे समझूंगा, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो बिल्कुल भोला भाला बच्चा हूं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पैसा मैंने अपनी जेब में रखा है वो मेरी इनकम है या वो मेरी लायबिलिटी है? मैंने कहा वैसे तो इतना भोला भी मत बन, तू अच्छी तरह से जानता है लायबिलिटी का मतलब होता है वो पैसा जो हमें एक दिन वापस करना पड़ेगा जेब से निकाल के, वो लायबिलिटी है। अगर आपने किसी से लोन लिया सपोज, तो लोन लिया तो पैसा तो आया, आपने अपनी जेब में भी रख लिया, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो पैसा हमेशा आपकी जेब में रहने वाला नहीं है, एक दिन आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इनकम होती है तो आप यहां लिख सकते हैं। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि जो चीज रिसीव में है या तो उसे इनकम मानो या लायबिलिटी मानो। अब स्टूडेंट कहता है सर फिर भी आप अकाउंट की लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो। मैंने कहा हाँ अकाउंट की लैंग्वेज में भी पढ़ा सकता हूं। कह रहे सर अकाउंट्स क्या कहता है? मैंने कहा अकाउंट ये कहता है कि जब आपको पैसा रिसीव हो, तो अगर आपको लगता है कि वो पैसा आपको बार बार रिसीव होगा, बार बार, तो आप उसे इनकम मान लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो पैसा कभी कभी रिसीव होगा, तो आप उसको अपनी लायबिलिटी मान लीजिए। अब स्टूडेंट, हालांकि आप कॉमर्स के बच्चों सब जानते हो, फिर भी बोल रहा हूं, बार बार को इंग्लिश में बोलते हैं रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू का मतलब होता है बार बार, रिवेन्यू नेचर। अगर रिवेन्यू नेचर का है तो इनकम, और कभी कभी का मतलब होता है कैपिटल नेचर। और मैंने वैसे भी तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, कैपिटल नेचर का मतलब होता है 4-5 साल में एक आध बार। तो 4-5 साल में एक बार अगर आपको पैसा मिलेगा तो वो आपकी लायबिलिटी बनने वाला है। और अगर आपको लगता है हर साल पैसा मिलेगा, बार बार मिलेगा, तो उसे इनकम मान लेना चाहिए। सिमिलरली जो चीज आप यहां पेमेंट में लिखते हो, जो पेमेंट में लिखते हो, या तो आप उसे एक्सपेंस मान लीजिए या फिर आप उसको एसेट्स मान लीजिए। ये लीजिए साहब, तो एक्सपेंस अगर रिवेन्यू नेचर का है तो एक्सपेंस मान लीजिए, अगर कैपिटल नेचर का है तो एसेट्स मान लीजिए। तो सीधी सीधी सी बात अकाउंट कहता है कि आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं आज ये चैप्टर, तो उससे कहो कि वो अपने दिमाग में कुछ ना करे, सबसे पहले इतनी बात सेट कर ले कि मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा और मुझे सॉल्यूशन में क्या करना होगा। तो बेसिक काम यह है कि क्वेश्चन में रिसीप्ट साइड में जो चीजें गिवन है उनको या तो इनकम मान लो या लायबिलिटी, जो चीजें पेमेंट साइड में गिवन है उनको या तो एक्सपेंस मान लो या एसेट्स। इसे कॉपी करो, और जो स्टूडेंट कह रहा है मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है मेरे बच्चे को, किसी को? नो सर, क्लियर है, बस सर कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर लीजिए। क्लियर है सर। चलिए कॉपी कर लिया, कोई किसी ने कोई पैर पीछे तो नहीं है? कर लिया सर। कर लिया सर। ओके। अब स्टूडेंट कहता है कि चलो सर, अगर मैं आपकी ये जो बातें आपने इसमें पढ़ाई हैं और अगर मैं सारी बातें अपने दिमाग में रख भी लूं,
तो इसके आगे मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अगर मैं एनपीओ पढ़ रहा हूं तो मुझे इसके आगे क्या करना चाहिए? मैंने कहा देख बेटे, ये कहने में बड़ा आसान होता है कि जो पैसा रिसीव में लिखा हो आप उसे या तो इनकम मान लो या लायबिलिटी। लेकिन स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे यही नहीं पता कि रिसीव में क्या क्या लिखा होता है, मैं यही नहीं जानता कि इनके रिसीव में क्या होता है, इनकी पेमेंट में क्या होता है। ये मेरे लिए बिल्कुल नया अकाउंट है, मैंने इससे पहले कभी इस तरह का अकाउंट देखा नहीं। तो रूल ये कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि हमें पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि रिसीप्ट में क्या क्या वर्ड होते हैं, वो वर्ड हमारे लिए नए हैं, हम उनकी बैकग्राउंड नहीं जानते। पेमेंट में कैसे कैसे वर्ड होते हैं, वो वर्ड हमारे लिए नए हैं, हम उनकी बैकग्राउंड नहीं जानते। इसलिए मैं पढ़ाने से पहले, क्वेश्चन कराने से पहले अपने बच्चों को यह पढ़ाता हूं कि देख बेटे, मैं तुझे कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो रिसीव में होंगे, जो नाम तूने नहीं सुने होंगे, और उनका मीनिंग जानना जरूरी है। पेमेंट में कुछ ऐसे नाम होंगे जिनका मतलब तू नहीं जानता होगा, पर उनका नाम जानना जरूरी है। तो आइए देखें, पहले हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखते हैं, उसमें क्या क्या होता है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहां पर एक काम कीजिए, यहीं पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, और हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पहले रिसीप्ट साइड से बात करेंगे कि इसके रिसीव में क्या क्या होता है। रिसीप्ट साइड, ये अमाउंट का कॉलम है, और पेमेंट की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। पेमेंट पे पहले हम रिसीव साइड के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि इनको पैसा रिसीव कहां से होता है। तो जवाब सुनिए साहब, पहले दो वर्ड लिखिए आप लोग। पहला वर्ड लिखिए सब्सक्रिप्शन, और दूसरा वर्ड लिखिए डोनेशन। सबसे पहले इन दो वर्ड से मुलाकात होनी चाहिए। क्यों इन दो वर्ड को सर आपने पहले सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इन दोनों वर्ड का हिंदी में मतलब होता है दान। डोनेशन का मतलब भी हिंदी में दान। अब स्टूडेंट कहते हैं सर अगर दोनों का मतलब हिंदी में दान होता है तो इन दोनों वर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है? तो मैंने कहा देख बेटे, मैं तुझे इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि इन दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आप मान के चलिए कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट क्या काम करता है? ये चैरिटेबल ट्रस्ट फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्री मेडिसिन। अच्छा, अब हमने इस ट्रस्ट का इंटरव्यू लिया। हमने कहा सर आप ये जो मुफ्त में दवाइयां बांटते हो ये किन लोगों में बांटते हो? तो ये कहते हैं कि सर हम गरीब लोगों में दवाइयां बांटते हैं, कि जो लोग बीमार हैं उनके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की लिखी हुई है, लेकिन महंगी दवाई होने की वजह से वो खरीद नहीं पाते, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। वो डॉक्टर की स्लिप दिखाते हैं, हम पेमेंट कर देते हैं। तो हमने कहा अच्छा, इस काम के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है? तो इन्होंने बोला भाई डोनेशन देते हैं लोग हमारे को, तो हम उस दान के पैसे से ये इनको मेडिसिन दे देते हैं। अब हमने उनसे तीसरा सवाल पूछा कि अगर आपको कोई डोनेशन ना दे तो क्या करोगे आप? क्या तुम गरीब लोगों को यह बोलोगे कि वेट करो, अभी हम आपको दवाई लेके नहीं दे सकते, जब तक कोई डोनेशन नहीं आएगा आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी? क्या ये चीज सर्कल में आ सकती है? आंसर है नो। तो चैरिटेबल ट्रस्ट समझाता है कि अगर हम लोगों के दान के सहारे बैठे रहे, अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि कोई आएगा डोनेशन देगा फिर हम करेंगे, तो सर ये चैरिटेबल ट्रस्ट कब का बंद हो चुका होगा, फिर ऐसे चल ही नहीं सकता। हमने फिर क्या करा? आप कह रहे सर हमने क्या करा कि इस ट्रस्ट को बनाने के लिए हमने कुछ मेंबर बने इसके। उन मेंबर के अंदर मान के चलिए कि मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये इसके 5 मेंबर हैं, और ये इन 5 मेंबर्स का ही सपना था, इन 5 मेंबर का सपना था कि हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे। और ये ट्रस्ट बनाते समय ये बात जानते थे कि अगर किसी ने डोनेशन नहीं दिया तो मुफ्त में दवाइयां कैसे बटेंगी। इसलिए इन 5 मेंबर ने एक कसम खाई कि चाहे कोई डोनेशन दे
चाहे कोई डोनेशन ना दे, हम हर महीने 5,000 रुपए डोनेट करेंगे। तो हर मेंबर 5,000 रुपए महीने देता है। तो ये बताओ, अगर हर मेंबर 5,000 रुपए महीना देगा तो पर मंथ बताओ इसकी इनकम कितनी हो गई? 25,000। तो 25,000 की दवाइयां तो कहते हैं सर हमने डोनेट करनी ही करनी है, चाहे कोई डोनेशन दे चाहे कोई डोनेशन न दे। इसलिए इनके डोनेशन के सारे जो मेंबर बने हुए हैं, इनके डोनेशन से ट्रस्ट चलता है। यह अलग बात है कि अगर कोई इनको दवाइयां बांटते हुए देखता है तो कभी कभी किसी आदमी का दिल पसीज जाता है। वो कहता है यार देखो कितने पुण्य का काम कर रहे हैं लोग, कि हम इतने बड़े आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये हमसे गरीब हैं, फिर भी अपनी कमाई में से 5,000 रुपए निकाल के मुफ्त में दवाइयां बांटते हैं। साले धिक्कार है हम पे। तो कभी कभी कोई आदमी आता है कि वैसे एक काम करो, मेरी तरफ से 2 लाख रुपए, मेरी तरफ से 1 लाख, वट एवर। आउटसाइडर लोग भी डोनेशन दे देते हैं। स्टूडेंट को समझना क्या है? स्टूडेंट को यह समझना है कि जो मेंबर पैसा देते हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में 25,000, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और जो लोग मेंबर नहीं होते वो लोग जब डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं डोनेशन। तो आप एग्जामिनर को ऐसे समझा सकते हो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट गिवन बाय मेंबर, अमाउंट गिवन बाय मेंबर, कि जो पैसा मेंबर देते हैं उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और अमाउंट गिवन बाय नॉन मेंबर्स, कि जो हमारे मेंबर्स नहीं होते वो जो पैसा हमें देते हैं हम उसको डोनेशन कहते हैं। तो भाई पहला तो ये डिफरेंस है, दोनों का मतलब हिंदी में दान ही होता है, पर क्या फर्क होता है होपफुली मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये 2 वर्ड, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। फिर भी किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो रेज कर सकता है। क्लियर है सर? क्लियर है। चलिए अब हम 2 और वर्ड लिखते हैं यहां पर। एक वर्ड लिखते हैं यहां पर एंट्रेंस फीस, और एक वर्ड लिखिए आप लाइफ मेंबरशिप फीस। इन दोनों में क्या फर्क है? एंट्रेंस फीस को आज की डेट में कुछ लोग एडमिशन फीस भी कहते हैं, और ये वर्ड बड़ा आसान है, एडमिशन फीस। दोनों वर्ड में क्या फर्क होता है? देखिए, एंट्रेंस फीस को समझाने में मुझे आज तक परेशानी नहीं होती। मैं स्टूडेंट को एक एग्जांपल देता हूं और स्टूडेंट मेरी हां में हां मिला देता है। और मेरा एग्जांपल यह है कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल में आपने फर्स्ट टाइम जरूर एडमिशन लिया होगा, और जब आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा उस समय आपके स्कूल ने आपसे एडमिशन फीस चार्ज की होगी। इवन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो आपसे एक मोटा डोनेशन भी लेते हैं। तो ये बताओ कि वो जो आपसे पैसा लेते हैं उस पैसे को हमारे यहां बोलते हैं एडमिशन फीस। तो क्या आप ये फीस हर साल देते हो? नो सर। नो सर, वन टाइम। एडमिशन के टाइम पे स्कूल आपने चेंज किया तो आप दूसरे स्कूल में चले गए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक ही स्कूल में लगातार पढ़ रहे हो तो आपको एडमिशन फीस सिर्फ एडमिशन के टाइम पर ही देनी पड़ेगी, वो हर साल आपको नहीं देनी पड़ती। तो दिस इज कॉल्ड एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस होने से क्या होता है, आप स्कूल के अपने स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर आप स्कूल में पढ़ते रहते हैं। सिमिलरली ऐसी अगर हमें किसी एनपीओ का मेंबर बनना है, अभी मेरे एग्जांपल में ये 5 मेंबर है, ए बी सी डी ई, अगर मान लो एफ भी मेंबर बनना चाहता है तो वैसे तो देखो कोई एंट्रेंस फीस होनी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है ज्यादातर। लेकिन अगर कोई एनपीओ बहुत फेमस हो तो हमारे इंडिया में कल्चर है कि कई लोग ना स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंबरशिप ले लेते हैं कि अरे हम तो उस एनजीओ के मेंबर हैं, हम मतलब दिखाते हैं कि हम डोनेशन देते हैं, मतलब फलाना बटाना। तो हमारे यहाँ थोड़ा ना शो ऑफ करने का कल्चर ज्यादा है।
तो कई बार क्या होता है कि बड़े एनपीओ का मेंबरशिप लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि हम उस क्लब के मेंबर हैं, हमारे पास उस क्लब की मेंबरशिप है, इसको एक स्टेटस सिंबल बना के हमारे यहां प्रेजेंट किया जाता है। अब उसी चीज का कई एनपीओ बेनिफिट उठाते हैं। एनपीओ को अच्छी तरह से पता होता है कि हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, हमारे क्लब की गुडविल बहुत अच्छी है, और ये मेंबर बनने क्यों आया। तो वो एक बात बोलते हैं कि अगर आप हमारे मेंबर बनोगे तो आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, जिसपे ये हां कर देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं सर, सब्सक्रिप्शन तो आप दोगे, प्लस एडमिशन के टाइम पे आपको 2 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। वो 2 लाख रुपए अगर आप दोगे तो आपको एंट्रेंस फीस मिलेगी। सिमिलरली जैसे आपके स्कूल ने कहा था कि अगर आप एडमिशन फीस दोगे तो हम आपको स्टूडेंट आपको क्लास में एडमिशन देंगे, वरना नहीं देंगे। और एडमिशन होने के बाद आप ट्यूशन फीस, जो स्कूल की फीस होती है, वो आप हर साल पे करते हो, हर महीने पे करते हो वैसे तो, पर आपके स्कूल में क्वार्टरली पे होती है, ये अलग बात है। तो एंट्रेंस फीस क्या होती है कि जो अमाउंट हम मेंबरशिप लेने के लिए पे करते हैं उसको हमारे यहां एंट्रेंस फीस कहते हैं। तो चलिए साहब लिख लीजिए, अमाउंट पेड टू गेट द membership of NPO। किसी एनपीओ की मेंबरशिप लेने के लिए हम जो अमाउंट पे करते हैं उसको हमारे यहां एंट्रेंस फीस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे पास ये मेंबर है, मान लीजिए सी मेंबर है, और ये 5,000 रुपए पर मंथ, सभी मेंबर 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी एक अजीबोगरीब सी डिमांड कर देता है। सी क्या कहता है, इसकी भी बात सुन लेते हैं। सी कहता है कि देखो भाई, मैं हर महीने 5,000 रुपए दे दे के अब थक गया। मतलब कह रहा, देखो साहब, मतलब समझना चाहते हो तो आज का जो टाइम कोरोना पीरियड चल रहा है, इससे बेटर मतलब कोई नहीं समझा सकता। आज की डेट में जिसके पास पैसा है भी ना, वो भी कहते हैं कि वैसे हालत खराब है। उधर से चाइना वाले वैसे पंगा ले रहे हैं, तो कभी कभी कि ऐसा होता है कि वॉर छिड़ गई तो साहब हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो जो लोग मोटे पैसे वाले हैं वो मार्केट में पैसा डाल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर चाइना से वॉर हो गई तो पैसे से अच्छा दोस्त नहीं होता। तो सब लोग ना फाइनेंस को लेकर थोड़ा सिक्योर हो गए आज की डेट में। मनी जो है मल्टीपल नहीं हो पा रही, पैसा मार्केट में खुल के नहीं आ पा रहा। तो उसकी सबसे बड़ी 2 वजह है। एक तो ये कि कोरोना की वैक्सीन नहीं है, तो लोगों को पता नहीं कि फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसा बिहेव करेगा, कैसा रहेगा, कंट्रोल होगा नहीं होगा। एक तो ये अजीब सी बात। दूसरा उधर चाइना मार्केट, कि चाइना से आपसे फाइट हो गई तो क्या होगा। तो अजीब गरीब सी कई बार किसी की भी जो सिचुएशन बनती है, तो ऐसे में इंसान ये सोचता है कि जो मैंने पंगे लिए हुए हैं, पता नहीं मैं उन्हें पाल भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आपने हर महीने 5,000 रुपए का खर्चा पाल रखा है, तो सी ने कभी नहीं सोचा, लेकिन अब उसके दिमाग में बात आ रही है कि यार ये हर महीने का चक्कर खत्म। अब सी क्या कहता है, सी ये कहता है कि भाई एक काम करो आप, कि मैं ये जो पैसा है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए महीने, मैं हर महीने नहीं दे सकता। तो हमने कहा वैसा फिर क्या आप मेंबर बनना नहीं चाहते। कह रहे नहीं, मेंबर भी बनना चाहता हूं, मैं मेंबरशिप छोड़ने की तो बात ही नहीं की मैंने। मेरे से एक काम करो, एक इकट्ठा अमाउंट ले लो, लमसम एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मेरे से ले लो, जो आपको लेना, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो आप बोलो। पैसे वाला आदमी हूं मैं, लेकिन मैं 5,000 रुपए हर महीने नहीं दूंगा, और जिंदगी भर के लिए मुझे मेंबर मान लो। 5,000 रुपए महीना छोड़ो, इकट्ठा पैसा ले लो जितना आपको लेना है। तो एनपीओ ने बोला अच्छा चलो एक काम करो आप। कहना सर बोलो। क्या आप एक काम करो, आप हमारे को 10 लाख रुपए दे दो। अगर आप हमें 10 लाख रुपए दे दोगे, हम जिंदगी भर के लिए मरते दम तक आप हमारे मेंबर रहोगे, और आपको सब्सक्रिप्शन भी नहीं देना पड़ेगा। इसने कहा ओके सर। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, जब एक सब्सक्रिप्शन हम कंसोलिडेटेड अमाउंट में पे कर दें, जब सब्सक्रिप्शन का पैसा हम लमसम पे कर देते हैं, उसको हमारे यहां लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में भी, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी लिखते हैं। When
amount of subscription paid in lump sum amount, paid in lump sum। जब हम सब्सक्रिप्शन का पैसा लमसम पे कर देते हैं तो उसको हमारे यहां लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। चलिए ये भी बढ़िया बात हुई। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए? मैंने 4 वर्ड आपको पढ़ा दिए, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो बेटे, किसी को इनमें कोई ऑब्जेक्शन है तो पहले वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। डन। क्लियर है सर। आइए अब Clear, इसके sir. आगे हम और 2 वर्ड उठाते हैं। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। अब इसके आगे 2 वर्ड में हमारे पास क्या वर्ड आता है? कह रहे सर एक वर्ड आता है हमारे पास लीगेसीज। लीगेसी, आप इसे चाहे तो लीगेसीज भी कह सकते हैं। लीगेसी लिख लिए, लीगेसीज। और एक वर्ड हमारे पास आता है फंड, FUND, फंड। अब लीगेसीज और फंड में क्या डिफरेंस होता है ये समझिए आप। देखिए, लीगेसी का मतलब कई बार क्या होता है कि एक आदमी जिंदगी भर पैसा कमा लेता है। पैसा किसके लिए कमाता है? अपने बच्चों के लिए कमाता है। अब कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बच्चे नालायक निकल जाते हैं, जुए में पैसा हार गए, गलत आदतों में पड़ गए, गलत सोसाइटी में पड़ गए। तो इंसान को लगता है कि जिस पैसे को कमाने के लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत की, मैंने दर दर की ठोकरें खाई, ऐसे लोगों की बातें भी सुनी जिनकी मैं सुनना नहीं चाहता था। कई लोग नौकरी करते हैं बेचारे, अपने बॉस की बहुत सुनते हैं जबकि बॉस गलत होता है। कई लोग बिजनेस में होते हैं, उनकी पेमेंट दबी होती है, ऐसे आदमी की बातें सुननी होती है जिन्हें पता है कि इसको धेले भर की अकल नहीं है, फिर भी बेचारा आदमी सुनता है। तो ठीक है, घर पे बच्चे पाल लें भाई, क्या करें। तो ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुननी होती है कि जिन्हें पता है कि ठीक है भाई, ये इंसान ढंग का नहीं है, सिर्फ अमीर जरूर है, पैसा है इसके पास, पर इंसानियत नहीं है इसमें। तो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, जब उसका एंड टाइम होता है, यूं समझो आप, तो जिंदगी की पूरी रील उसके दिमाग में घूम रही होती है कि मैंने जीवन में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया। ऐसे ही वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचता है कि मैंने लाइफ को इतना स्ट्रगल करके जिया, लेकिन जब वो अपने बच्चों की तरफ देखता है तो बड़ा दुखी होता है कि यार मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था कि ताकि आगे आने वाली लाइफ को ये अच्छे ढंग से लीड करे, लेकिन आज मेरे बच्चे बिगड़ गए। मैंने इनको पार्टीज में इसलिए भेजा था कि सोशल डेवलपमेंट हो, लेकिन ये वहां जाके बिगड़ गए, व्हाटएवर। अब इसको डर सता रहा है कि यार मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी क्या ऐसी चली जाएगी, जुए में जाएगी ये साली, तो मेरी तो लाइफ बेकार हो गई। मुझे क्या हासिल हुआ? मुझे तो कोई पुण्य नहीं मिला। मरने के बाद ऊपर जाऊंगा, भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि साले क्या करके आया तू। तो जिसके दिमाग में कभी कभी ऐसी बातें आ रही होती है, तो उसके दिमाग में आता है कि भाई ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का ये हिस्सा भाई इस मंदिर को दान देना चाहता हूं। मैं अपनी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद, जब तक मैं हूं तब तक तो ये मेरी रहेगी, लेकिन मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट को दे दी जाए। मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक धर्मशाला बना दी जाए। मेरे मरने के बाद यहां पर ये गुरुद्वारा बना दिया जाए, व्हाटएवर जो उसके मन में आ रही है बात, या इसको बेच के एक हॉस्पिटल में लगा दिया जाए, व्हाटएवर। इसको कहते हैं लीगेसीज, विल। एक आदमी अपनी विल लिख देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट को दे दी जाए, तो इसे लीगेसीज कहते हैं। वसीयत बोलते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, वसीयत। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये कौन करेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जितने भी एनजीओज होते हैं इनको लीगेसीज मिलती बहुत है। जो अच्छे एनजीओ होते हैं, बड़े बड़े क्लबों को कोई वसीयत लिख के देके नहीं जाता, लेकिन जो वाकई धर्म कर्म के काम में कुछ एनजीओ लगे होते हैं, उनको इस तरह की लीगेसीज मिलती है। बहुत लोग डोनेशन करने वाले होते हैं, पता नहीं कितने कितने एकड़ जमीन दे देते हैं कि वैसा भी ये जमीन जो है इस ट्रस्ट को दे दी जाए, उसे बोलते हैं लीगेसीज। तो लीगेसीज का मतलब होता है विल बाय एनीवन है, कोई भी इसको कर सकता है, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो नॉन मेंबर हो, इससे हमें मतलब नहीं। तो लीगेसीज का मतलब आप लिख लीजिए विल। विल को हिंदी में बोलते हैं वसीयत।
तो आप वसीयत वर्ड लिखोगे तो ये आपको काफी देर तक याद रहेगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वसीयत होता है लीगेसीज का मतलब। ऐसे एक वर्ड हमारे पास आता है कि रिसिप्ट साइड में लिखा होगा फंड, हालांकि मैंने सिर्फ फंड वर्ड लिखा है, इसके आगे कुछ और भी लिखा होगा, जैसे स्पोर्ट्स फंड लिखा होगा, या फिर मैच फंड लिखा होगा, या फिर मेडिसिन फंड लिखा होगा। अब फंड का मतलब दुनिया जानती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल गलत है लेकिन फंड वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए सही है। जैसे मोस्टली मिडिल क्लास पर्सन, अब ये तो नहीं कहना चाहिए मिडिल क्लास पर्सन की प्रॉब्लम मिडिल क्लास की होती है, हायर क्लास पर्सन की प्रॉब्लम हायर क्लास की होती है, प्रॉब्लम सबको होती है, लोअर क्लास की प्रॉब्लम लोअर क्लास की होती है। हर आदमी अपनी अपनी जगह पे प्रॉब्लम को फेस उसी लेवल पे कर रहा होता है जिस लेवल पे वो है। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि यार उसकी प्रॉब्लम बड़ी है हमारी छोटी है, ऐसा नहीं, वो जिस लेवल पे है उसके लिए भी उसको उतनी फाइट करनी पड़ती है जिस लेवल पे आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो होता है क्या है कि हमारे यहां अक्सर ये देखा गया है, हमारी इंडिया में मैरिज एक प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे ने तो भाई ठीक है अपनी अपनी जिंदगी जीनी है, वो तो अपना लाइफ पार्टनर देखता है उसके अंदर, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों के लिए खास तौर पे टेंशन होती है कि यार लड़का देख लिया, चलो सब बातें हो गई, अब मैरिज करनी है। अब मैरिज में भी बेचारे वो इतनी टेंशन ले रहे होते हैं कि भाई खातिरदारी ढंग से हो पाई कि नहीं हो पाई, हम वेलकम ढंग से कर पाए कि नहीं कर पाए, चीजें उस तरह से प्रेजेंट कर पाए जैसा हम चाहते थे, कोई कमी तो नहीं रह गई, इस तरह की टेंशन बड़ी होती है उनको। तो जितने भी फादर होते हैं, अब आज की डेट में तो मैं ये कहूंगा कि वैसे लड़कियों को ज्यादा टेंशन होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी कि जितने भी मतलब मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स हैं तो वो प्लानिंग शुरू से कर देते हैं। क्या करते हैं आपके पापा, जैसे अब क्या है कि पापा ने पैसा कमाया तो पापा को बात कहीं रहती है कि अब मेरी बेटी बड़ी होने वाली है, अगले 4 5 6 साल जो भी उनके पास टाइम है इसकी शादी करनी पड़ेगी, शादी में कोई कमी ना रह जाए, पैसा एंड टाइम पे मैं कहां से ढूंढूंगा। तो आज की डेट में से अपनी इनकम में से कुछ पैसा जोड़ जोड़ के बैंक में रखते हैं, किसी फंड में डालते रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा, इसी को कई पेरेंट्स नाम देते हैं मैरिज फंड, कि ये फंड पैसा हमने अपने बच्चे की शादी के लिए जोड़ रहे हैं और ये उसी के लिए यूज होगा। समझाने का तरीका था मेरा, लेकिन फंड का मतलब ध्यान से समझिएगा कि फंड किसी काम के लिए बनाया जाता है। अगर मैंने वर्ड लिखा स्पोर्ट्स फंड, तो ये बड़े बड़े एनपीओस क्या होते हैं, स्पोर्ट्स कराने के लिए फंड बनाते हैं, पहले जोड़ते हैं ताकि जब वो दिन आए तो उस पर खर्चा किया जा सके। तो आप समझिए फंड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है। हालांकि एक्सपेंस अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं करना, पर करना तो है। मैरिज के लिए फंड बना रहे हैं तो क्या मतलब पेरेंट्स आज मैरिज करने की सोच रहे हैं? नहीं, पर जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, इसमें पैसा जोड़ते हैं एक पर्टिकुलर डे पे खर्च करने के लिए। दिस इज कॉल्ड फंड। तो ठीक है, फंड के अंदर क्या होता है, फॉर एक्सपेंसेस। ये फंड किसी एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है और जिस एक्सपेंस के लिए फंड बनाया जाएगा उसका नाम इस फंड के आगे लिखा होगा। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया सपोज स्पोर्ट्स फंड, तो आप समझ जाना कि ये स्पोर्ट्स के लिए बनाया जाएगा। अगर लिखा हुआ है चैरिटी फंड, तो ये चैरिटी के खर्चों के लिए फंड बनाया गया है, उसके लिए वहां पर हमें खर्च भी करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अब हमारे पास दो और हमारी डिक्शनरी में वर्ड हो गए, लीगेसीज में भी हमें पैसा मिलता है, स्पोर्ट्स फंड में भी हमें पैसा मिलता है। तो हमने फंड के लिए पैसा जोड़ा हुआ था तो हमने फंड में डाल दिया। चलिए, कोई ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को यहां तक? किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है? रिया ग्रुप में कह रही है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। पर बेटा वो आएगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। क्लियर है सर? वो दोबारा अप्लाई सर अगर ओनली फंड लिखा तो भी लायबिलिटी किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए है बेटा। अगर ओनली फंड भी लिखा है तो भी किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए ही है। मतलब फंड का कोई ना कोई नेम लिखा होगा। फंड वैसे तो कभी अकेला लिखा नहीं होता, पर अगर लिखा भी हुआ है तो ठीक है, वो लायबिलिटी ही है हमारी। वो फंड का पैसा हम लायबिलिटी मानते हैं क्योंकि वो हमें किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए यूज करना है, एक दिन उसमें से पैसा निकाल के हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए मेरे बच्चे, क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है। दो और वर्ड लिखते हैं, मेरे पास यहां पे स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ने अलग से दोबारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया, यहां पे लिखने के लिए स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। दो वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर। एक वर्ड लिख रहा हूं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर,
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है सेल ऑफ ग्रास। आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर ये क्वेश्चन में काफी लिखा होता है 12th क्लास के अंदर कि भाई एनजीओ है, न्यूज़पेपर होती है, तो वो न्यूज़पेपर इकट्ठा करके कबाड़ी को बेच देते हैं। ग्राउंड है इनके पास, मान लीजिए स्पोर्ट्स कोई क्लब है, उसके पास ग्राउंड है, अब बारिश का टाइम आया और उस ग्राउंड के ऊपर घास उग गई बड़ी बड़ी, अब वो क्या करेंगे, तो उनका एक काम करो भाई घास काट के बेच दो। तो जो लोग चराने वाले होते हैं वो ले जाते हैं घास काट के, उसके कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में ये चीज लिखी हो तो आप सेल ऑफ न्यूज़पेपर या सेल ऑफ ग्रास को इनकम मान लेना, ये हमारी इनकम होती है इस तरीके से। अब जो दूसरा वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूं वो भी लिखो, सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स, ये भी हो सकता है कि एनपीओ के पास कोई पुरानी एसेट्स पड़ी हो और वो पुरानी हो गई, खराब हो गई, अब उसको उठा के बेच दिया, तो उसका क्या करना है उस पर भी अभी हम बात करते हैं। पर आप ये समझिए, क्या आप फैमिलियर हुए कुछ ऐसे वर्ड से जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं थी, कि बच्चा कहता है सर रिसिप्ट साइड में लिखी हुई चीजें यहां आती है, वो तो मैं समझ रहा, पर रिसिप्ट में क्या क्या वर्ड लिखे होते हैं, ये बेटे वो वर्ड है जो 99% क्वेश्चन में लिखे होंगे। इनमें से बाकी जो वर्ड लिखे हैं वो तो आप उन्हें जानते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई वर्ड आप रिपीट करना चाहते हैं? इनमें से कोई वर्ड बेटा आप लोग रिपीट करना चाहते हो? नो सर। नो सर। अब ध्यान से सुनिएगा आप। मैंने बच्चों को यह समझाया कि स्टूडेंट कहते हैं सर एक बात तो बताओ, मैंने कहा बोलो बेटा। कह रहा अभी अभी आपने पढ़ाया कि जो चीज यहां लिखी होती है मैं उसको इनकम मानूंगा या मैं उसको लायबिलिटी मानूंगा, ये तय हुआ था हमारे बीच में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही तय हुआ था बेटा। कह रहा फिर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इसको इनकम मानेंगे लायबिलिटी। आपने ये तो बता दिया कि सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, डोनेशन लिखा होगा, फलाना लिखा होगा, ठिकाना लिखा होगा, आप पढ़ाते चले गए सर, पर आपने ये तो नहीं बताया कि ये इनकम है या ये लायबिलिटी है, यानी कि ये पैसा बार बार मिलेगा या कभी कभी। तो मैंने कहा बेटा देख तुझे मैंने डिटेल बता दिया है और शायद अब तू इसका जवाब जानता है। कह रहा सर मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा चल मैं तेरे से पूछता हूं, मुझे ये बताओ बेटा कि सब्सक्रिप्शन हमको बार बार मिलेगा या कभी कभी? सर बार बार मिलेगा। बार बार। इसलिए क्या हमारी इनकम होती है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग इनकम, क्योंकि ये पैसा हमें बार बार मिलता है, मेंबर हर महीने पैसा देते हैं, तो इसलिए ये हमारी इनकम है। जो चीज बार बार मिलेगी वो हमारी इनकम है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर डोनेशन के बारे में भी बताइए। सर कभी कभी तो मैंने कहा देख डोनेशन के बारे में तू एक काम कर, एक लिख वर्किंग नोट। इतनी जल्दी हम राय नहीं बनाएंगे। डोनेशन के बारे में ये चैप्टर कुछ कहना चाहता है कि सर आप स्टूडेंट की राय बदलिए, डोनेशन की दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमने कहा अच्छा चलो सर बताओ डोनेशन की दुनिया क्या होती है। कह रहा आइए सर आप वर्किंग नोट में आइए। चलिए तो वर्किंग नोट में चलते हैं और बात करते हैं डोनेशन की। लीजिए साहब यहां मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं डोनेशन। स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाइए आप डोनेशन के बारे में क्या बता रहे थे। मैंने कहा देख बेटे ढंग से पढ़ा रहा हूं। डोनेशन 3 तरह के होते हैं। जब कोई बाहर का आदमी आता है और वो मेंबर नहीं होता, तो जब वो दान दे रहा होता है तो दान देते समय 3 तरीके से वो दान दे सकता है। कर सर कैसे? मैं लिख, पहला होता है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब वो दान तो दे रहा है पर दान देते समय ही ये बात बोल देता है भाई साहब इस पैसे का इस्तेमाल इसी काम के लिए करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो आ गया और उसने लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, उसने लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5000। वो आदमी 5000 रुपए देके चला गया, कह रहा लेकिन सर इस पैसे से सिर्फ बिल्डिंग बनेगी, सर मेरा पैसा ये बिल्डिंग में ही लगाना। डोनेशन फॉर एम्बुलेंस कि भाई साहब मैं आपको पैसा दे रहा हूं पर ये एम्बुलेंस के लिए है, किसी और काम के लिए यूज मत करना। डोनेशन फॉर एयर कंडीशन कि साहब धर्मशाला में एसी लगवा लेना। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन।
एक आदमी आया और एक पर्टिकुलर काम के लिए ही डोनेशन देके गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर कोई आदमी किसी काम के लिए पैसा देके गया है तो क्या इस पैसे को आप कहीं और खर्च कर सकते हो? नो सर। नो सर। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि सर ये पैसा पहली बात तो बार बार नहीं मिलता, ये पैसा कभी कभी मिलता है, ये कैपिटल नेचर का होता है। और अकाउंट कहता है कि सर इसको लायबिलिटी मानना, क्योंकि इस पैसे को आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल नेचर है ये। एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. एक होता है डोनेशन इन हायर अमाउंट, एक होता है डोनेशन इन हायर अमाउंट, एक होता है डोनेशन इन लोअर अमाउंट, डोनेशन इन लोअर अमाउंट। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक आदमी आया 500 रुपए दे गया, वैसा मेरी तरफ से डोनेशन। एक आदमी आया 100 रुपए दे गया, एक आया 1000 दे गया, एक आया 50 रुपए दे गया, 100 रुपए दे गया। ये जो 50, 100, 1000, 1500, 2000 है, ये बताओ इस तरह के डोनेशन एनजीओ को बार बार मिलेंगे या कभी कभी मिलेंगे? बार बार। बार 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 बार। सॉरी। हालांकि कई बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ आप। मैंने कहा हाँ पूछ बेटा। कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं अपने दिमाग में ये बात बैठाना चाहूं ये कभी कभी का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा देख तू स्टूडेंट है ना, तो दिमाग में बात बैठा ले, पर कभी किसी का आगे बोलियो मत, क्योंकि अगर तू बोलेगा तो लोग तेरे वर्ड्स पकड़ लेंगे। पर मतलब यही होता है। कह सर क्या होता है? मैंने कभी कभी का मतलब होता है 3-4 साल में एक बार। अगर 3-4 साल में एक बार पैसा मिलेगा तो हम बोलते हैं कभी कभी पैसा मिलता है सर। और स्टूडेंट कहता है सर बार बार का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बार बार का मतलब होता है हर साल मिलेगा। साल से कम हो सकता, हर महीने भी मिल सकता है, पर फिर भी अगर एवरी ईयर भी मिलता है तो भी अकाउंट उसको बार बार बोलता है, यानी कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो मेरे हिसाब से ये जो डोनेशन इन लोअर अमाउंट होता है ये रेवेन्यू नेचर का होता है, यानी कि हमें बार बार मिलता है, इसलिए इसको अकाउंट कहता है कि आप इनकम मान लो, क्योंकि जो चीज हमें बार बार मिलेगी वो इनकम है। लेकिन अब हम बात करते हैं डोनेशन इन हायर अमाउंट की। मतलब ये साहब कि अगर कोई आदमी ये बोले भाई साहब मेरी तरफ से ये लो 10 लाख रुपए, हमने कहा आपके 10 लाख रुपए से क्या बनवाना है? कह रहा आपकी मर्जी, आप ट्रस्ट हो, आप एनजीओ, आप जो मर्जी करो। ये भी पैसा दान देके गए थे, लेकिन इन्होंने शर्त रखी थी कि मेरा पैसे से ये काम होना चाहिए बस। लेकिन ये पैसा तो दे गया, शर्त भी नहीं रखी। दिस इज कॉल्ड डोनेशन इन हायर अमाउंट। मुझे बताओ ये पैसा बार बार मिलेगा या कभी कभी? कभी कभी। कभी कभी। इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर। और क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है मेरे बेटे, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी मानते हैं, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी मानते हैं। अब जरा देखो 12th क्लास में प्रॉब्लम क्या है। देखो हम 12th के बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत डरते हैं, और क्यों डरते हैं उसकी मैं वजह बताता हूं आज। हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड चीजें बोलता नहीं हूं, पर आज बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं कि कई स्कूल के टीचर भी डरते हैं पढ़ाते हुए, जबकि उन्हें पढ़ाते हुए जिंदगी बीत गई उनको, फिर भी उन्हें इस बात का डर रहता है कि बुक में तो ये चीज लिखी ही नहीं है। और कई गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास तो राइट है, वो बोर्ड की मीटिंग में जा सकते हैं, वहां पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कुछ चंद मतलब राइटर ने एक चीज नहीं पढ़ाई, किसी बुक के राइटर ने, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक है, लेकिन जो प्राइवेट राइटर है उन्होंने अपनी बुक में कुछ लिख दिया, तो स्कूल के टीचर इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें बुक का लिखा ही पढ़ाना पड़ता है कि जो बुक में तो ये लिखा है, ये एजम्पशन है, आप भी बच्चों ये पढ़ो, बच्चों को भी वही पढ़ा देते हैं। लेकिन साहब ऐसा नहीं है। 12th के सभी राइटर इस बात को कहते हुए डरते हैं कि बच्चा क्वेश्चन में ये कैसे पता लगाएगा कि लोअर अमाउंट है या हायर अमाउंट है। मैंने तो आपके सामने एग्जांपल देके अपनी बात साबित कर दी। मैंने तो एग्जांपल दे दिया बेटा, 50 रुपए 100 रुपए तो आप सबने हाँ कर दिया, फिर मैंने 10 लाख रुपए बोला तो आपने बोला जी तो कभी कभी। मेरे एग्जांपल में तो बात फिट बैठ गई। लेकिन स्टूडेंट कहता है सर मैं स्टूडेंट हूं, मैं क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि जो डोनेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लोअर अमाउंट है या हायर अमाउंट है। मैं इस वाले डोनेशन को तो पहचान जाऊंगा
क्यों? क्योंकि इस तो स्पेसिफिक पर्पज, ये तो लिखा होगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फर्नीचर, इससे तो मैं पहचान जाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैंने कहा बेटा देख, इसका जवाब सिर्फ एक ही दुनिया में बंदे ने दिया है और उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीए इंस्टीट्यूट नहीं डरता, वो कहता है भाई मैं कॉमर्स का शेयर हूं, मैं खुल के, मुझे तो बतानी पड़ेगी बात। तो सीए इंस्टीट्यूट एक इसका हिंट देता है, जरा देखना वो हिंट क्या देता है। ये कोई तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये बुक के राइटर बोलते हुए डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। पढ़ाओ ना बच्चों को सही, अकाउंट पढ़ा रहे हो ना आपने, पढ़ाओ। सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डोनेशन के अमाउंट से कम है, अच्छा मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन कौन देता है? मेंबर्स। बहुत सारे मेंबर ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया होगा, बोलो बेटा। यस सर। डोनेशन किसी एक आदमी ने दिया होगा, बोलो बेटा। यस सर। हायर अमाउंट दे रहा है। अगर 100 लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और जितना पैसा 100 लोगों ने, एक अकेला आदमी उतना डोनेशन दे गया, तो ऐसा डोनेशन हमें कभी कभी मिलता है, ऐसे लोग डोनेशन कभी कभी देते हैं। और अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो डोनेशन के अमाउंट से ज्यादा है, तो हम इसे लोअर अमाउंट बोलते हैं, डोनेशन का लोअर अमाउंट बोलते हैं, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट कहता है। और ये बात मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता अगर एक 12th के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन ना पूछा गया होता। 12th के एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया अभी पिछले साल ही कि भैया ये बताओ ये डोनेशन क्या मानोगे आप, कैपिटल नेचर मानोगे या रेवेन्यू नेचर मानोगे, तो एक अजीब सा सवाल खड़ा हो गया। बट एनीवे, ये मैंने आपको हिंट दिया। अब देखो जरा डोनेशन पे किसी मेरे बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन है? सर तो मैं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता ये चीज? घास काट देंगे स्कूल में भी, सेल ऑफ ग्रास, ठीक, उसको छोड़ो। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अब ये पॉइंट क्लियर करने के यस आइए, तो हमने ये पढ़ा कि डोनेशन पे तो वर्किंग नोट बन गया। चलो अब मुझे बताओ बेटा, एंट्रेंस फीस हमें बार बार मिलेगी कभी कभी, तो यहाँ लिखो 12th क्लास में एजम्पशन है कि ये इनकम मानी जाती है। 12th क्लास एंट्रेंस फीस इनकम मानी जाएगी, नोट कर लो। और ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए न्यूमेरिकल करते टाइम। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है 12th क्लास में ये कहा गया है कि इसको कैपिटल फंड में प्लस करके दिखाना है, लायबिलिटी में। लायबिलिटी के अंदर तुम्हें ये तो पता होगा कैपिटल एक वर्ड होता है, बिना कैपिटल की कोई बैलेंस शीट नहीं होती। इस चैप्टर में कैपिटल को कैपिटल फंड कहते हैं, कैपिटल फंड में प्लस करके दिखानी है लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगी लायबिलिटी साइड में, लेकिन कैपिटल फंड के अंदर प्लस करके दिखानी है। ये स्पेसिफिक डिमांड है 12th क्लास की कि लाइफ मेंबरशिप फीस वहीं आएगी। लीगेसीज के बारे में आप क्या कहेंगे? लीगेसीज क्या होती है? कह रहे सर लीगेसीज के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आप 12th के बच्चे को पढ़ा रहे हो। हमने कहा हाँ। कह रहे तो उसे पढ़ा दो सेम एज डोनेशन, सेम एज क्या बेटा? डोनेशन। यानी कि जो रूल अभी आपने बताओ, ये रूल आपने अभी किसके पढ़े, किसके रूल पढ़े ये आपने? डोनेशन के। यही सेम रूल लीगेसीज के हैं। यानी कि कोई वसीयत कर गया, अब वो बोला है मैं तो मेरी वसीयत के पैसे से बिल्डिंग बनाना, मेरे पैसे से ये बनाना, तो इस पैसे को हायर अमाउंट लोअर अमाउंट, खत्म बात। सर हाँ जी, जैसे इसमें हम सब्सक्रिप्शन से कंपेयर कर रहे हैं डोनेशन में, उसमें भी लेगेसी में भी सब्सक्रिप्शन से कंपेयर करना है? हाँ बिल्कुल वही चीज है, ठीक। ओके सर। फंड आपकी क्या है? कोई भी फंड आपकी लायबिलिटी है, इसके बदले लिख लिए फंड हमेशा लायबिलिटी होता है। इसका मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि इस पैसे को हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, जिस काम के लिए है उसी काम के लिए खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पापा ने मैरिज के लिए पैसे जोड़े हैं तो उसी काम के लिए खर्च करेंगे, ऐसा उसूल कहते हैं। चलिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये हमारी इनकम है, लेकिन सेल ऑफ एसेट्स क्या है?
तो सेल ऑफ एसेट्स क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे, क्योंकि इस पे केस है, ढंग से पढ़ाना पड़ेगा कि सेल ऑफ एसेट्स को हम कैसे हैंडल करते हैं। तब तक आप इसको कवर कीजिए। एनी डाउट, मेरे किसी बच्चों को ऑब्जेक्शन है? नो सर। क्लियर है नो सर, सर, क्लियर क्लियर है। है सर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं ऑन मंडे। थैंक यू। बाय सर, थैंक बाय यू। सर, थैंक यू सर।